आपके जीवन में दुख भरी बातें आई कि आप मेरे जीजा जी के मौसा जी हुए, तो मैं मौसे ही जी कहता तो मौसी जी के जब नए रहले, हाँ, बहुत पीड़ा, बहुत पहाड़, क्या कहा जाए, बहुत दुख का अंबार बने अब टूटा आपके ऊपर। तो आप सिर्फ सर ये कहना चाहेंगे कि जब नारी शक्ति अपने साथ थी और जब नारी शक्ति अपने साथ नहीं रही जीवन में, सर क्या उसके महत्व को बताते हुए सर, हम लोग इमोशनल ना होएं, मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिंदगी में ये चीजों को जानना चाहता हूं कि इतना टफ सिचुएशन से कैसे निकले। आपके एक फैंस का भी क्वेश्चन है कि सर जब बहुत कठिन परिस्थिति आती है जीवन में, आप एक एक्सपीरियंस लोग हैं, आपकी बातें बहुत अहम है, बहुत लोग सुनेंगे और बहुत लोगों के साथ अलग अलग तरह की कठिनाइयां आती है, कैसे उससे निकलेंगे? क्या इमोशनली फैसला लेना चाहिए या फिर जो वक्त करता है उसके अनुसार जो होता है वो कर्म पर चलते रहना होता है? तो जब मौसी जी का देहांत हुआ उससे कैसे उभरे सर? उनका देहांत हुआ तो हम लोग मुंबई में थे, हम लोग मुंबई में। किस ईस्वी में? 2003 में जी। हम लोग गए थे नासिक कुंभ, साथे चल के साथे थे, हम थे, मेरे बहनोई थे, मेरी बहन थी और मेरा भगना वहीं। कोई बच्चा की शादी होल चले तकनीक 2003 में सब? हाँ, मुकेश की शादी हो गई थी, राकेश की शादी हो गई थी। अच्छा, राकेश बाबू हो गई थी। तो 1994 में इनका पहली बार हम देखलिए जब बहन के शादी में बराती है, लेकिन अच्छा। बड़ा बड़ा पूछ बाज में फोटो देखे चलिए, बच्चा पूछे आदमी खींच के बड़ा शादी से ना चल के ठीक है। तो उनका उसी वहीं डेथ हो गया वहाँ जी, मुंबई यात्रा के दौरान। मुंबई में हॉस्पिटल में हम लोग अपने तो नासिक वगैरह यात्रा में गए, घूम के जब आए फिर से बम्बई। अब नेक्स्ट डे हमको जाना था, आना था। सब कुछ साथ में यात्रा पर न चलिए, यात्रा पर वहीं से बम्बई आए ना, बम्बई में ही डेथ हो गया। अब डेथ हो गया वो भी हॉस्पिटल में। एक्चुअली वो डॉक्टर के नेग्लिजेंस से उनका डेथ हो गया। उनको वो डायबिटिक थी, ये तो हम बता दिए थे, लेकिन उनको नॉर्मल सलाइन चला दिया और वो धीरे धीरे सिंक कर गई। ये डॉक्टर नहीं जान सका। उस समय संजोग कहिए कि देवेश वहां गया था अपने म्यूजिक कंपटीशन में, सारे गामा पावाला जी, उसी का कोई दूसरा ये उप विजेता रहे हैं जी। तो वो उधर से आया, उसको मालूम हुआ कि माँ हॉस्पिटलाइज है। वो खड़ा था, उस समय तक वो बेहोश हो गई थी, लेकिन बस लास्ट बात उसी से किया। वो आँख खोली, इसको देखी, बोली कि ऐलो बेटा, तो बोले कि हम तो कब साल छिया, तो ही तो आँख बंद करने चलो। उसके बाद फिर आँख जो बंद हुई तो आँख खोली नहीं, वहीं पर सीवियर हार्ट अटैक, और वो वही हम लोग को संस्कार भी वहीं करना पड़ा। फिर अब हम उन दिनों माने उनका मेरे जीवन में ये योगदान था कि हम कौन शर्ट हम सिलाएंगे, कौन पैंट पहनेंगे, इसकी हम कभी चिंता ही नहीं किया। वो उनको जो पसंद होता था लाके देती थी कि ये पैंट तोरा न लिया, कपड़ा एक सिलवाई लो, नाप देकर। और जब उनका डेथ हुआ तो हमको लगता था कि अब हम तो कुछ जानते ही नहीं है, कहाँ पैसा है ये भी हम नहीं जानते। यात्रा में है तो सब पैसा तो उन्हीं के पास था। खैर मेरी बहन थी और बहनोई थे, भगना था, फिर तो देवेश भी था। इन लोगों के सहयोग से हम लोग फिर यहाँ आए और यहाँ पर हम समाज का भी बहुत ऋणी है कि इन लोगों ने हमें हमेशा साथ दिया। हम तो बोले कि मेरे पिताजी बहुत छोटे में, जब हम तीसरा में थे उस समय उनका डेथ हो गया। तो एक बार जब हम गंगा ब्रिज में थे तो अपने हमारे इलाके के सुंदरपुर के डॉक्टर रामचरण मेहता और एक डॉक्टर गुरु प्रसाद, ये दोनों हमसे मिलने
गंगा ब्रिज वाले मेरे क्वार्टर में पहुंचे, देखे तो हम उनको ले गए अपने यहाँ, बिठाए, चाय चाय पिलाए, बहुत तरह की बात हुई। तो डॉक्टर गुरु प्रसाद ने, डॉक्टर राम चरण मेहता हमसे पूछ दिए कि हो तोर पिताजी तो इतना छोटे में मर गला, तुरंत कोई देखे वाला नहीं चला, तो इंजीनियर के नाम बन गलो। और कहले सर क्या कहें, मेरे पिताजी नहीं है, ये तो दुख है, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद मेरे तो बहुत सारे पिताजी हैं आप लोगों के तरह। आप भी तो पिता तुल्य ही न हमारे पास आए मेरा सुख दुख जानने के लिए, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा सर। तो एक्चुअली ये हम उनकी बड़ाई की बात नहीं, मैंने देखा कि जब मुझे जरूरत हुई समाज मेरा बहुत साथ दिया, खड़ा होकर के जो पिता तुल्य थे वो पिता वाला फर्ज निभाए। तो आज के डेट में सर युवा लोग अपनी पत्नी का इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या रहते हैं साथ में, क्या कहना चाहिए सर? अभी नोक झोंक करते रहते हैं, अरे भाई एकरा कारण ऐसे हो गेले, ऐसे हो गेले। अभी एक कहानी सुनावे छियै सर, बतावे छियै। आज पॉडकास्ट शूट हो रहा है, कुछ दिन पहले ही अभी हम लखनऊ गेलियै, ठीक छै। अब देखिए की होय छै, ट्रेन हो गेले लेट जी, ओकरा में हमें की करिए। अब पत्नी डॉक्टर साहब हमरा कह रहलखिन कितना देर में पहुंचता ट्रेन में, कितना देर में पहुंचता ट्रेन में? अरे हम ही छिके ड्राइवर, आप बताइए। और लेट हो गए, इतना बजे पहुंचत यहाँ तो हमरा पर जब नहीं ये कहना है, पत्नी का अधिकार होता है, वो बहुत अच्छा है, कहे चीजों को। तो जब मन में अंदर से तनी गुस्सा आवे छन या कष्ट जैसा लगे चले, क्या पूछ रही है, इरिटेट कर रही हो, ये चीज उतर कब जाए छन जब बगल वाला सीटवा पर सुनलियन कि उनकर पत्नी ओकरा की कह रहे, अरे आप तो बोले थे ना एरोप्लेन वाला कराने के लिए टिकट कराए, तब लोग को आज दिक्कत देखना पड़ रहा है, ट्रेन इतनी लेट हो गई, फ्लाइट सब कब पहुंचे हुए रहते हैं, तब हमरा लग नहीं, पत्नी बहुत अच्छी चीज है, आपको हर कार्यों में। आज के डेट में सर मैं दावे के साथ यहाँ पर अपने के साथ कहे छियन कि हमें चाहे जे भी छोटा मोटा सामाजिक कार्य कर लीजिए, चाहे इधर उधर जो भी काम करते हैं सब उन्हीं के दम पे करते हैं कि वो एक ऐसे स्तंभ के रूप में हमारे साथ खड़ी रहती हैं, जो हमारा क्लिनिको चला लेती है, हमारा घरों देख लेती है, माँ बाप को भी देख लेती है, बच्चा को भी देख लेती है, घर के भी देख लेती है, और आए हुए गेस्ट को भी अच्छे से सम्मान देती है। तब जाकर के मैं आज के डेट में अच्छी दंत चिकित्सा और सामाजिक कार्यों में इम्पोर्टेंट दे पाता हूँ। तो कहने को युवा वर्ग में बहुत सारी चीजें होती है, और पत्नी कहेगी किसको उसका हक है कि जैसा हम लोग सुनते हैं कि भाई जब कुमारी रहती है बेटी तो पिताजी को माथा काटी है, नोचती है, चाहे जो भी हो प्यार भाव से, और शादी के बाद पति को। ये बतवा जब सोचे जितना नोचे नोचो कोई बात नहीं, संबंध में आप कहेंगे ये नोक आपने युवा, हमें बस ये युवा वर्ग का नहीं तो उनको दल चाहे अपने सलाह कि नोक झोंक चलते रहे, कोई बात नहीं, प्रेम भाव से जिंदगी कट जाए। नहीं यही असल प्रेम है, नोक झोंक वाला। इतना अच्छा बात है, एक बेकार टेंशन ले छिए। ये कौन स्वामी परमहंस, वो क्या कहाँ वाले, बंगाल वाले, अच्छा कौन देखे भूल रहे नाम। अच्छा, तो उनसे एक आदमी पूछा कि महाराज जी फलाना आदमी आपको बहुत गाली दे रहा था, कहा कि ठहरो। तब वो बोले कि अच्छा हाँ याद आया, आधा घंटा हम लोग उसके साथ थे। कहा इसका माना, कहा कि देखो जिससे जितनी घनिष्ठता होगी उसके साथ नोक झोंक भी उतले हो। ये नोक झोंक आपके घनिष्ठता का ये बताता है कि आप में कितनी घनिष्ठता है। युवा वर्ग का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि हम सभी के गार्जियनों के गार्जियन उमेश बाबू ने क्लियर किया है कि पत्नी के साथ नोक झोंक हो तो इसको पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट समझे, बस पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट समझे, कोई टेंशन की बात, टेंशन की क्या बात है। अच्छा सर, आप बस जाने चाहे पूछे क्वेश्चन छन, एक शिवकुंड निवासी छन जी वो स्पेशली कहलकन कि हमारा नाम लिहुन उमेश बाबू के पास। नीतीश कुमार गुंजन छिकन, अच्छा लड़का वो पत्रकारिता करे छन हिंदुस्तान में शायद। अच्छा, कहना होले कि सर से एक क्वेश्चन पूछा, हालांकि एक कॉमन क्वेश्चन छन, कि बहुत लोग हमरा मैसेज में पूछलकन कि सर के स्पेशल ठहाका के की राज छे कि ऐसा ठहाका सर विद्यार्थी जीवन से मारे चलखिन कि कॉलेज लाइफ में सिखलकिन कि सेवानिवृत्त होला के बाद लगले कि चलो भाई सब कुछ जिंदगी सेटल है, बच्चा बुतरू सेटल डाउन,
पोता पोती सेटल डाउन, अब हम फ्री छिए, नहीं, अब हंसना चालू करे छिए। ये तो वो शुरू से ही है, शुरू से ही मैं ऐसा ही बताया कि ये शुरू से ही हम ऐसे माहौल में रहे जहाँ बहुत कम माने लोगों का वो ये सुनने को मिला हमको, और हम जहाँ भी गए हमको तो लगता है कि सारे चेहरे हमसे मिलते हैं तो बहुत खिले हुए लगते हैं और अपने से मिल के और खिल गए थे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर उमेश बाबू से कोई दुख में भी मिलेंगे तो इनसे मिलने के बाद सारा दुख खत्म होगा और एक निश्चित तौर पर उससे उबरने की शक्ति मिलेगी और वो हंस के जाएंगे, मुस्कुरा के जाएंगे। हाँ, तो ये हम कहना चाहते हैं कि ये मेरी जो हंसी है, ये मेरे सारे जानने वाले, ये सब उनकी देन है सर। उनका सुंदर विचार, सुंदर भाव मेरे प्रति। इसी हंसी से सर एगो किस्सा है दैलन कि जब हमार बेटी के जन्म होले और पहला जन्मदिन पर भोज होल चले, पार्टी होल चले, ओकरा हम अपने आइलून तखनी हम नए नए अपने के दांत बना के देलिए अपने आइलून पार्टी में कुछ ऐसा चीज होले, हंसलून, जोर से हंसलून, हमरा लग गेल उमेश बाबू आ गेले, हमें गेलिए हमहू हंसलिए। लेकिन हंसला के साथ साथ गुड़ बात ही छलन कि अंदर से हमरा डर लगा नहीं गले बना के दिलिए ऐसा हुआ नहीं है, तेजी से हंस रहे हैं, कहीं दरबार निकल गया, ऐसा हुआ तो नहीं मेरा गया गाँव से। तो ये चीजें बहुत सही रही कि भाई ये तो अच्छा चला। तो इसमें सर आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं कि आपके बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे कॉमन भी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं सर, बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी है, मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत लोगों ने रियल हीरो बताया है, आइडियल बताया है, सारी चीजें बताई है, बट उसमें से बहुत लोग चरण बंदन लिखे हैं, हरदिल अजीज लिखे हैं, माना हजारों क्वेश्चंस हैं, ये तो फेसबुक पे मैसेज किए हैं, इनबॉक्स भी किए हैं। तो इससे आपके व्यक्तित्व का सर पता चलता है कि आपने इन चीजों को किया है, इन चीजों को जिया है, तब जाकर के आज के डेट में इतने लोग हर एज ग्रुप के सर आपको चाहते हैं। एक चीज जानना चाहूंगा जिसमें कि कॉमन क्वेश्चंस में एक समराइज्ड क्वेश्चन है सर, कि सब यही जानना चाह रहे हैं कि भाई ग्रामीण परिवेश से सब कोई पढ़ता लिखता है, बड़ा हुआ, शहर चला गया, शहर के प्रोग्रेस में भागीदारी कर दिया, तो ऐसे कर करके अगर सब निकलते रह गए तो ग्रामीण चीजों का विकास कैसे होगा? यार किसी ने आइडिया दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो भाई जो पढ़ लिख लिए हो वो रहोगे गांव में तब ना किसी को पढ़ाओगे। हाँ सर, तो सब तो जो संपन्न हो जाते हैं शहर की ओर ही मूव कर जाते हैं। हाँ, तो गांव का संपन्नता कैसे बढ़ेगा? भारत की हम अपनी बड़ाई के रूप में नहीं कह रहे हैं। हाँ, मैं जब रिटायर हो रहा था तो उसके पहले से मेरे मन में ये भावना थी कि जिस गांव से इतना प्यार मिला, जिसके बदौलत हम आज इस जगह तक पहुंच सके, उसका तो मेरे ऊपर उस समाज का बहुत कर्ज है। मैं इसीलिए गांव में रह के जहां तक हो सकेगा उनकी सेवा करके कुछ कर्ज उनका उतार दूं। मैं इसी उद्देश्य से गांव में आकर के रहने लगा और अपने तरफ से प्रयास भी बहुत किया। अब उसमें जहां तक सफल हुए वो हुआ। इस बीच में मैं जो कहा कि समाज का बहुत हमको सहयोग मिला जहां भी रहे। इस संबंध में एक छोटी सी घटना हम दो आपके सामने जरूर कर देंगे, तब हम और ठीक है। उसमें नवादा में मैं जब था 2001 में रिटायर हुए, 2000 के अक्टूबर महीने में वहां के 10 बुजुर्ग आए मेरे पास, जिनमें किन्हीं को हम नहीं पहचानते थे। नवादा में तो सबों को बैठाए अपने यहाँ, चाय पिलाए, तब उनसे पूछे कि कहा जाए हम कैसे कैसे आना हुआ, हम आपकी क्या सेवा करें। तो उनका कहना हुआ कि यहाँ पर एक पटेल जी की प्रतिमा है, वो खुले मैदान में लगा हुआ है नवादा में। हाँ, और वो खुला शौचालय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि वहां पर एक भवन बन जाए। तो हम के ठीक है, हमसे क्या मदद, हम समझे कुछ चंदा मांगेंगे। कहा कि नहीं, आप खाली उसका नक्शा बनवा दीजिए। तो हम एक और अपने सहयोगी से साथ लेके उनका जो रिक्वायरमेंट था नक्शे का,
कि 25 बाय 60 का एक हॉल बना, उसके आगे 60 फीट लंबा बरामदा बना, 7 फीट चौड़ा। आपने नक्शा तैयार करवाया? जी। और 12 बाय 10 का 2 कमरा, 5 या 6 बाथरूम और साइड से सीढ़ी छत पर जाने के लिए। इतना कंस्ट्रक्शन का हमने नक्शा बना के दिया। जमीन था तो आए वो लोग की, तब ये तो नक्शा हम लोग को पसंद आया, सो इसका लेआउट करा दीजिए। तो हमके लेआउट कराने के लिए पैसा आपके पास कितने हैं? तो वो लोग बोले कि 17,000। तो हम बोले कि 17,000 तो इसमें सब जमीन में गड़ा जाएगा, बाहर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, पाइलिंग करवा देंगे, ढलाई हो जाएगा, 17 गो पिलर, आपका पैसा खत्म हो गया। तब बोले कि कैसे होगा? हमने कैसे, तो इसके लिए पैसा तो चाहिए। उन लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग एक प्रोफेसर साहब के यहाँ हुई, हम भी गए, उसमें करीब 40 आदमी जुटे थे। तो जब मीटिंग शुरू हुई तो एक बहुत बुजुर्ग, वो बोले कि एक शशि बाबू प्रोफेसर थे, कि शशि बाबू से कथिल बोले लो, कल के पटेल स्मारक बनबे ला, कल के 2 बार तो चंदा दिलियो, ओकरा चंदा के ढकेर गेलो, ओकर हिसाबो किताब कुछ नहीं है, फिर तेसर बार तोरा पैसा दियो, कल के 2 बजे पैसा दिलो तब न खा गेलियो, अबरी पैसा नहीं दिहो तो कल के तब क्या कैसे होगा? बोला कि अबरी सब मटेरियल दीजिए, ईट दीजिए, मटेरियल लोहा दीजिए, सीमेंट पैसा मत दीजिए, पैसा मत दीजिए। और आश्चर्य हुआ कि ये जितना चीज बताए उन सारे चीजों का छत 3 माने फरवरी नहीं मार्च, होली का टाइम था, जस्ट होली के पहले 1 दिन पहले ये सब छत ढला गया। वो आज भी नवादा में है। तो ये समाज का जो कैसे, और सारे लोगों ने इसी तरह दिया, किन्हीं से कोई मटेरियल दिया, ना घोटाला होना, ना कुछ होना, नहीं हुआ, और वो कार्य हो गया कार्य। और अच्छा सर, समाज की यही बात अपने यहाँ 1 साल हुआ कि पटेल जयंती मनाई जाए। उसके मनाने में जब वो स्थल चुना गया झपानी, हम लोग पूरा क्षेत्र में घूम के कलेक्शन किए पैसा, 2,08,000 या 9,000 ऐसे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2 लाख से ऊपर था, उतना कलेक्शन हुआ। और हमको लोग अध्यक्ष बना दिए थे, कोषाध्यक्ष थे अमित सागर जी, लेकिन उनको समय कम मिलता था तो हार के हमको ही कोष वाला भी देखभाल रखना पड़ा। तो उसमें वो मंच बना, वो RCP सिन्हा जी को बुलाया गया था चीफ गेस्ट में, वो आए, लेकिन जो गैदरिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो हम लोगों के पास उस फंक्शन के बाद 1,08,000 रुपया बच गया। तो लोगों को हम कह रहे थे कि अब इसको 3 आदमी के नाम से खाता खोल के उसको बैंक में जमा कर दिए, और किन्हीं 2 से वो निकासी की बात रहे। उसमें कुछ लोग कहे कि हाँ ये ठीक हो रहा है, कुछ लोग कहे कि नहीं, पैसा रहेगा तो आप ही के पास रहेगा, हम बैंक में नहीं रखेंगे। हम कहे देखिए ये पैसे वाली बात है, संजोग से अगर मेरा कुछ हो जाए, अचानक डेथ हो जाए, तो मेरे बेटे तो कहेंगे कि ये पैसा आपका कहाँ से आया? हमारे बाबूजी कंगाल थे जो उनको आपके पैसे की जरूरत थी। कितना हो हम कन्विंस करने का कोशिश किए, अब मेरे लिए वो पैसा बोझ बन गया। तभी मैंने सोचा कि नहीं होगा तो कहीं एक रोस्टम बना के इसी पैसे का यूटिलाइज पटेल जी की एक प्रतिमा 2.5 फीट की मंगा के उसको कहीं हम स्थापित कर देंगे। और इसके लिए हम बनारस में एक आदमी के द्वारा बात भी कर लिए थे। तो जब हो गया कि अब हम मूर्ति लाएंगे, तो हमारे पेंशनर समाज के बैठक में हम इस बात की चर्चा किए
तो आदरणीय सरजुग बाबू बोले कि नहीं नहीं, हम ये 2.5 फीट का मूर्ति नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे तो आदम का मूर्ति लगाएंगे, आदम पूरा फुल बॉडी, फुल बॉडी। हमके फुल बॉडी के लिए पैसा नहीं है, ज्यादा होगा। हाँ। तो बोले कि पैसे की हम लोग चंदा करते हैं। हम लोग लगता है कि उस दिन 15 या 17 आदमी थे जो उस दिन पैसा दिए, कोई 10,000, कोई 11,000, कोई 21,000, इस तरह से पैसा दिए, करीब 1 लाख रुपया उस दिन जमा हो गया। तो फुल बॉडी स्टैचू के प्राइस के आसपास पहुंच गए कि अब हम खरीद सकते हैं। इतना खरीद सकते हैं। लेकिन अब और तो स्ट्रक्चर चाहिए। तो हुआ कि जो लोग भी इसमें सहयोग करेंगे उनका हम पटल पर नाम लिखेंगे। तो मिनिमम उसमें था कि 5,000 होना चाहिए राशि। और इस तरह से हम लोगों ने अभी जो देख रहे हैं ये सारा तो बहुत भव्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 पे जी मेदनी चौकी से पहले अगर मुझे अमरपुर हाई स्कूल के जस्ट बगल में इन फ्रंट ऑफ मिडिल स्कूल अमरपुर जी एक पटेल जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिसमें कि सेवानिवृत्त उमेश बाबू का और इनके सहपाठियों का बहुत अहम रोल रहा है वहां पे प्रतिमा को स्थापित करने में। इसमें तो ये एक जो प्रतिमा स्थापित हुई है, यहाँ से एक मैसेज सीधा आता है कि यूनाइट हो करके कोई कार्य करने में बहुत जल्दी हम उस कार्य को सफलता तक पहुंचाते हैं। नहीं, ये कहने का कि समाज किस तरह से मदद करते हैं, हाँ, इसका हम ये 2 उदाहरण आपको पेश किया। और इसमें विशेष रूप से मैं स्वर्गीय रमेश प्रसाद सिंह का नाम लेना चाहता हूँ। जब भी मैं थोड़ा सा हतोत्साहित होता था, बुस्टअप करते थे, तो वो कहते थे कि भैया आप चिंता मत करिए, होबे करते, हमें छिए न तो अब चिंता नहीं करो, तो खाली रहो। तो सर इस तरीके का जो कार्य है, इससे युवा वर्ग आज के डेट में सीख नहीं रहे हैं, चीजों को नहीं समझ रहे हैं कि कैसे यूनाइट होकर के, कैसे समाज के इम्पोर्टेंस से, सब लोगों की सहभागिता से बड़ी से बड़े कार्य को हम लोग इजिली वे में कर देते हैं। सर एक चीज जानना चाहेंगे, क्या समाज को बिगाड़ने में ये भोजपुरी सॉन्ग और ये डीजे का जो प्रचलन चला है कुछ प्रभावित किया है? ये समाज के माहौल को, युवा को भटकाने में, अपने लक्ष्य के प्रति जाने में, या अपनी संस्कृति और कल्चर को बिगाड़ने में? असल क्या कहना चाहिए? हाँ, दो अर्थक जो हमें ये ध्यान आकर्षित करे चाहे छियन कि कल के डेट में हमें देखे छियन जो हारमोनियम, संगीत को मैं खराब नहीं मान रहा हूँ, जो हारमोनियम से जुड़े हुए, तबला से जुड़े हुए, ढोलक से जुड़े हुए, इनका आपका हर साल सम्मेलन होता है। क्या रसमय माहौल होता है, अलग अलग गांव के लोग आते हैं, अपनी प्रतिभा को संगीत के द्वारा दिखाते हैं, आपस में मिलना जुलना होता है, दुख सुख शेयर करते हैं, अपने बच्चों की बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है, बॉडी रिलैक्स होता है, पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन क्या ये डीजे मीटिंग कभी हो सकता है? नहीं कि भैया फलाना होगा, डीजे फलाना सम्मेलन संभव है? इस मामले वो चीजें का जो कल्चर है कल के डेट में, अगर युवा इन चीजों को नहीं अपनाते हैं तो जो हमारा आपसी भाईचारा है, समरसता है, इस चीज को खोते जा रहे हैं। तो आप इस पर कुछ सर फोकस डालेंगे कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, रिसर्चर बन जाओ, पायलट बन जाओ, IAS IPS बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जो आपके पुराने लोगों की कल्चर सभ्यता है, जिससे कि समाज चला है, संपन्नता पूर्वक चला है, शांति पूर्वक चला है और प्रोग्रेस किया है। आज के डेट में मैं अगर चिकित्सक हूं, आज के डेट में अगर कोई इंजीनियर है, कोई IAS ऑफिसर है, तो उनके पूर्वजों ने निश्चित तौर पर मेहनत किया है, मिट्टी के साथ पसीना बहाया है, तो उसके फलस्वरूप वो अनुशासित वे में पढ़ाई किए हैं, तो फलस्वरूप वो इन चीजों पर हैं। इन चीजों की अहमियत को समझना चाहिए। तो मैं वही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सर कहीं न कहीं डीजे और भोजपुरी सॉन्ग हमारे समाज को भटका रहा है कि नहीं? इस मामले में मैं कहूंगा कि हमारे जो युवा वर्ग हैं, जैसे हम जिस समय पढ़ते थे, तो जो हमसे सीनियर थे वो हमको छुट्टियों में बताते थे। तो मैं चाहता हूं कि आज के युवा वर्ग भी अगर इस तरह से बात सोच लें कि मैं जब छुट्टी में रहूंगा तो 2-4 बच्चे जो मेरे बहुत नजदीक है सिर्फ उसको पढ़ावे, और इसी तरह से जैसे हमको जो पढ़ाए हैं उनको भी हम रिस्पेक्ट दें और उनके साथ घुल मिल के रहें, तो ये आपसी समरसता बनी रहेगी और इससे समाज का ये होगा। थोड़ा सा ये सारे लोग कह रहे हैं, मेरे कहने की बात नहीं है, ये मोबाइल डिस्टर्बेंसेस जिसका कि बहुत लाभ हम ले सकते हैं, ये बहुत
लाभदायक चीज है, लेकिन उसके अच्छाई के तरफ हम नहीं जा करके उसकी जो खामी है हम सारे लोग उसी में ज्यादा लग जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इसमें तो ऐसी ऐसी चीज है कि हम आज चाहे, जैसे मेरे एक सारू के लड़के BHU में पढ़ते थे, वो कई जगह गोल्ड मेडल मिला उनको ये भाषण प्रतियोगिता में। तो हम उससे पूछे कि तुमको जो सब्जेक्ट दिया जाता है कहाँ से तैयार करते हो, इतना इतना डिफरेंट सब्जेक्ट है। कहा सब इसमें मोबाइल्स में और ये नेट से वो सब मिल जाता है। तो अब ये देखे कई बार कुछ बच्चे हमको बताए कि बाबा ये नहीं बने सन गणित, ये मोबाइल या से देख लो। तो लगा कि ये कितनी अच्छी चीज है। नहीं, उसमें सर कई बार ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट आ गए हैं जो आपकी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर उसी स्क्रीन पर हम कोई पढ़ाई से अलग चीजों को देखने लग जाते हैं, एंटरटेनिंग, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसमें गार्जियन को इस पर फोकस होना चाहिए। खुद जो बच्चे अब हाई स्कूल में है उनको खुद इस पर सोचना चाहिए। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, आपका एक एक बताया हुआ चीज समाज को सही दिशा में चलने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित करेगा। कहना यह चाह रहा हूं कि सर भारतीय संस्कृति हमेशा से ज्वाइंट फैमिली को का रहा है, इसकी महत्वता को समझता है। आज के डेट में देख रहा हूं कि एकल फैमिली को लोग ज्यादा महत्वता दे रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, उसमें से एक एकल फैमिली भी होता है रहना। जी। और जो ज्वाइंट फैमिली है वो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है। और बुजुर्गों का सम्मान देना, बुजुर्गों से सीखना, उनके द्वारा चले हुए पद चिन्हों पर चलना, क्या इससे लोग भटक रहे हैं? मैं आज के डेट में देख रहा हूं लोग एकल फैमिली में रहना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, है ना, ज्वाइंट फैमिली की तरफ। अगर छोटे बच्चों की बात करें सर, तो एक छोटा बच्चा को पहले दादा भी संस्कार देता था, बाप भी देता था, चाचा भी देता था, मौसी भी देती थी, मौसा भी देता था, अंकल आंटी सब देते थे। न्यूट्रिशन की अगर बात करें, कब खाना खाने में अगर एक एक क्वार खिलाए दिल के बच्चा के न्यूट्रिशन की कमी हो ही नहीं सके छे। आज के डेट में क्या हुआ, बच्चा माल नरिश्ड हो गया, बच्चा को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन मैक्सिमम लोगों से है ही नहीं। तो क्या इस पर जानना चाहेंगे सर कि अभी भी हम लोगों को अडिग रहना चाहिए अपने ज्वाइंट फैमिली वाला जो रूल है, ये बहुत अच्छा है। जो एकल परिवार है उनको भी एकल सर हमरा एको फायदे नजर नहीं आवे है ना। एकल परिवार जो है उनको खाली है कि हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ भी करें। जैसे आज जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो स्वतंत्रता चाहिए उनको, हम भी उनके पक्षधर हैं। ज्वाइंट फैमिली में भी तो स्वतंत्रता मिल सकती है, कम मिलती है। अगर पॉजिटिव में सर स्वतंत्रता की अगर बात करें तो पॉजिटिव स्वतंत्रता तो और ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा है। अगर वो बोल दे कि भाई हमको इंडिया के इस महंगे से महंगे ट्यूशन सेंटर में पढ़ना है और यहाँ से पढ़ के मैं IAS बन जाऊंगी, मेरा दावा है कि घर का कोई सदस्य उसको मना नहीं कर सकता है। अब वो कहेंगे कि भैया हमको बिना कुछ पढ़े न लिखे हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, हम यहाँ खर्चा करेंगे, तो वो स्वतंत्रता उनको नहीं मिलेगी। पॉजिटिव स्वतंत्रता लेना है, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट लेना है, तो और अच्छी बात है कि आप ज्वाइंट फैमिली में रहो। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन कि आप उनसे भी आप कुछ पूछ सकते हो, उनसे भी मदद ले सकते हो, उनसे भी मदद ले सकते हो। और इतने और जब लोगों के सामने कभी कोई वैसी कष्ट वाली स्थिति आ जाती है, घर के एकल परिवार में कोई एक सदस्य बीमार हो, तब उनको याद आता है कि संयुक्त परिवार क्या होता है। उस समय वो खोलते हैं कि हमरा तो कोई मदद करने वाले नहीं। बुजुर्गों के सम्मान पर भी सर आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी एरिया देखा 90 से पहले, 80 से पहले, जी स्वतंत्रता के एकदम जस्ट आसपास अभियो देख रहा लिए, और हमें चाहिए कि आने वाला बहुत सारा समय का अपने देखिए, अपने बताइए कि बुजुर्गों का सम्मान करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि राह तो वही दिखाते हैं ना, हमें एनर्जी है, हम 200 किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन गलत राह में चलबे नहीं पहुंचबे। यहाँ से मान ली 150 किलोमीटर बाबा धाम है, और सुल्तानगंज वाला रास्ता देके नहीं जाए करके कहीं बेगूसराय वाला धैर्य लेबे, एनर्जी है 200, 400, 500 किलोमीटर चलबे, कहियो बाबा धाम पहुंचबे। ये बतवा के बतेते हमरा?
वही उदाहरण के तौर पर बता रहे कह रहे हैं कि ये तो हमको बुजुर्ग ही बता सकते हैं, वैसे लोग बता सकते हैं जो आपको सही राह पर चलना है। बुजुर्गों का तो कितना इम्पोर्टेंट है बुजुर्गों का एक आम आदमी के जीवन में, इस चीजों को लोगों को समझना चाहिए और उसको मैंने कहिए उसका यूज भी करना चाहिए। 8वां में थे हम, तो अमरपुर में झूला होता था, ठीक है, और अच्छे गायक आते थे। अच्छा, और हमें ये रहती थी इच्छा कि उनको भरपूर सुने। उन दिनों एक रघु झा गायक थे, बहुत नामी थे, वो लगातार 5 साल तक आए थे। तो हमारे घर से जैसे ही निकलते थे तो जो वीर बहादुर है बाजो भैया के, अच्छा, वीर बहादुर बाबू, उनके पिताजी चित्तू बाबू, बड़का बाबू हम लोग कहते थे, वो दरवाजे पर बैठे रहते थे, अपना गरगरा पीते थे। और जहां कोई रोड से गुजरा, 8 बज गया है, केचकी रे कहाँ अब जो के आपके बहुत भागा हम लोग देखते थे, झांकते थे कि बड़का वो खाए ले गेलो कि नहीं। जब वो खाने चल जाते थे तब हम लोग हमारा साथ भी झूलन जाते थे देखने। हमारा साथ भी होला। ये उसका लाभ था। हाँ। उसका लाभ था कि हम गलत नहीं जा सकते। हमारे बड़का बाबू जाने चलिए, स्वर्गीय अखिलेश्वर बाबू, हाँ, जाने उनका अपने साथ हारमोनियम बजाने का मौका मिला होते। उनका ये काम चले कि भैया सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, एक एक बच्चा हमको इधर चाहिए की पढ़ रही हमरा पता नहीं, उधर टेबल पर बैठो पढ़ो। और अंधेरा के बाद सर्च किया गया कि कितना बजले, वो सब नहीं, सूर्यास्त हुआ यहाँ चाहिए, अगर नहीं हो सीधा बोले चले एक को ढार हेठ नहीं जाता। इसका अर्थ बता देना चाहता हूँ कि मारने के क्रम में जो हथेली का उपयोग होगा ना, वो तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा, नीचे नहीं पड़ेगा। तो ये खौफ था भैया कि हम सूर्य की रोशनी को देखते रहते, जहाँ खेलना है खेलो लो, सूर्यास्त के बाद घर पहुंचना है। हृदय से बहुत मन सॉफ्ट थे, कोमल रोने लगते थे कई बार। हम पटना पहली बार के लिए आप कहीं आए भी, हमारे कहीं आए भी की मतलब कई बार ऐसा लगे बहुत क्लोज थे। हाँ, और बहुत अच्छा गाते भी सर। उनका एक उनको जब याद किए हैं सर, तो उनको नमन करते हुए हम एक आपसे उनका एक फेवरेट वो वाला गीतवा सुनेल चाहे छियन जी, अपने के एक बार और बतलियन बहा में कि मोरा सुनी सुनी लगल हासी। इसका शुरुआत कैसे है पता नहीं। ये है वो गावा सके नहीं, वो पानी बिन मीन पियासी रे, अब मोहे सुनी सुनी लागल हासी रे। एकरा पर बजा सके नहीं, हमरा पर ताल नहीं बजता, यही नहीं बजते काहे नहीं। अच्छा, कितने लाइन छे ना, अब वो लाइन हम उनका श्रद्धांजलि देते हुए थोड़ा सा हमने देखे चलिए उनका फेवरेट गाना छलन, जब भी उनका मन हो छलन ना, तो ई वाला एक बारी बजाइए दे छलकिन उन्हें। पानी बिच मीन पियासी रे, मोरा सुन सुन लागल हासी। पानी बिच मीन पियासी रे, मोरा सुन सुन लागल हासी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। अरे आप सारे बाबूजी तो हमारे चाहे चलन की बचवा हारमोनिया सीखे। हमरा शुरुआत में तनी मनी देखुन ना, अब आज छन की ने सारे गामा बहुत लगन से सिखावे छलन कि तो सीख लही तनी, कुछो करिए तो सीख ली हैं। तो देखिए आप थोड़ा समय दीजिए। माँ सा एकदम उन्हीं का सिखाया हुआ वो चाहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम चले गए बाहर पढ़ने के लिए, और ये सब टाइम मिलता था मेरे नानी घर में अगबिल में, जब रामधुनी होता था तो एक कीर्तनिया अपने टाइम का वेट करते रहता था। तो एक लोग गा रहा था और वो पहले से आकर के चुप चुप करते, हम वहां जाके बैठते थे, थोड़ा थोड़ा हमको सिखाते थे और बोलते थे सीखने ले। हम ही लोग थे। उसके बाद फिर हम बाहर चले गए, उनसे सीखने का मौका नहीं मिला। तो कभी कभी मन करता है सर, यही जानना चाह रहे हैं कितना दिन गुरु से लेवन शिक्षा तो सीख जाएगा। सीखने के बाद बहुत जो बेसिक चीज है समय दिया पड़ते, लेकिन हाँ समय तो देना है इसमें। उस वक्त सर एक गाना भी हमको ये वाला सिखाए थे। देखिए ना,
परदेसी परदेसी। हाँ पर ऐसे जाना नहीं, जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, कुछ ऐसे तरह से सिखाए थे। तो एक लंबा समय 20 वर्ष पहले का होगा, बचपन में तो हमको कहते थे कि नहीं तुम सीखते सीखते सीख जाओगे, लेकिन हमने कभी समय ही नहीं दिया। तो उनको आज याद किए हैं जब हारमोनियम देखे तो अच्छा हुआ आपके थ्रू हम भी उनको याद कर रहे हैं। बहुत दिन उनके साथ हमको रहने का समय, साथ बैठने का मौका लगा। अब सर एक चीज जानना चाहेंगे कि ये जो कार्य मेरे द्वारा पॉडकास्ट वाला हो रहा है, नहीं ये इसके तो विषय में क्या कहना चाहेंगे? और एक चीज और सर, इससे पहले कि पहली बार आप कब जाने की, अच्छा डॉक्टर साहब जो हैं ये किरणपुर के हैं, क्योंकि मेरा पहला इंटरेक्शन आपसे मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं 2014 में क्लिनिक खोलने का शुरुआत किया तो मेरे चचेरा भाई हैं जनार्दन भैया और जीजा जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो आसपास के अपने लोग हैं सबको आप कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन दीजिए, जिसमें से मुझे 20-30 आदमी ऐसे मिले जो ये पूछे कि उमेश बाबू कार्ड बदले, उमेश बाबू कार्ड बदले। हमरा अंदर से लगलन कि उमेश बाबू कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, कोई बहुत लोग हैं बड़े से एकदम, इतना आदमी सब पूछ रहे कार्ड बदले, उमेश बाबू दिले। तो हम खुद देने गए, और जब मैं देने गया वहां बैठे हुए थे जी जी, अब हम कंफ्यूज थे कि उसमें से है कौन। विजय बाबू भी पहले नोटिस के लिए उठ चुके, तो हम जैसे ही बोल लिया कि प्रणाम उमेश बाबू कार्ड दे लिए, अपने उतना फिरबान से उठ के ऐसे फटाक से ले लो। हमें तो दंगे रह गए कि बाप रे, हमने सोचा करे छलिए कि केच के उमेश बाबू केच के अपने के ई बतावत छियन सर कि अपने के ई जो मृदुल स्वभाव और एकदम माने इतना सरलता और सहजता जो देखे ना हम, मतलब हम तो फैन की एकदम से बढ़ के फैने हो गए। और सर हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि कोई इतना बड़ा आदमी उसके फटाक से ले लेंगे पढ़े और बोला हाँ इतना तारीख चुका, निश्चित है सोचना किसी अपने लिए भी। और एक बार और यहाँ पर रामधनी भी होले तब के लिए ये सारा चीज तो हो गलन कि हमें अपने को पहली बार नोटिस के लिए इस तरीके से अपने कम जान इतना जाने हो उनके, ठीक है अर्जुन बाबू के लड़का ठीक है, एगो लड़का छे उनका ठीक है भाई, नोटिस के लिए पहले कभी सोचलिए कि पॉडकास्ट करते हैं और हमरा बोलते हैं। अर्जुन बाबू भी उस वॉलीबॉल टीम के प्लेयर थे किरणपुर में, हाँ जो मामा जी खेलते थे। क्या क्या चीज जानना पड़ रहा है कि पिताजी वॉलीबॉल खेलते थे, हालांकि हमसे पढ़ने में 1 साल पीछे थे जूनियर। लेकिन वो हम लोगों का, हम तो कहे ना कि किरणपुर में मैं बहुत रहा। एक बार तो मेरे एक चचेरे भाई साथ में गए वहां, तो जैसे ही गांव में इन किए हम लोग, तो कीरे उमेश, कीरे भाई, कीरे भगना। अब वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि सबसे गांव इसको पता तो पॉडकास्ट के बारे में सर अपने बताइए कि इस चीज को कंटिन्यू रखें। मैं ये तो बहुत और मेरा ये है कि मेन प्रोफेशन नहीं है चीज है, बट एक दूसरे को जानने का एक थोड़ा सा मुझे लोगों का अलग अलग हॉबी होता है जी, मेरा ये हॉबी भी रहा है जी, और अलग अलग लोगों का शूट किया हूँ। और आपका तो शूट करना मुझे, मतलब जिस दिन मैंने सोचा, और मैंने मेरा सर ये कुछ प्लानिंग बहुत दिनों से नहीं था, एकदम रिसेंटली हाल फिलहाल सोचे, मेरा भतीजा है उन्होंने कहा ये माइक लेना पड़ेगा, हम एसेसेबल लो। बीच बीच में मैं लाइव आकर के कुछ मेडिकली चीजें बताता हूँ, उसी में एक माइक खरीदाया। उन्होंने कहा रही तो तुम पॉडकास्ट वाला माइक खरीद ले लो, एक रास्ता ऐसे ऐसे हो छे। कहलिए अच्छा ठीक है, दूगो खरीदा हो तक ठीक है खरीद, ऐसे ऐसे बातचीत करा सके छो। उन्होंने आइडिया दिया, हमने किया, थोड़ा एंजॉयमेंट किए, जो हमारे साथ गेस्ट आते हैं उनको भी अच्छा लगता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ जब हमें रिव्यू मैसेज फोन आता है कि नहीं बहुत मजा आया, तो थोड़ा हमको भी लगता है ऑफ टाइम में जब भी चिकित्सा जगत से हमको छुट्टी मिलती है तो इन चीजों को करते हैं। तो समराइज्ड वे में, सारांश वे में सर आशीर्वाद स्वरूप अपने बोलिए नहीं ये कैसन कार्य है, ठीक है कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा कार्य रखिए। और इसके द्वारा मुझे भी आपने मौका दिया, आपके जितने भी फैन हैं आपने के सब फैन जानने वाले भी हैं, उन लोगों को भी ये हम अपने तरफ से आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमसे भी बेटर रूप में एक अच्छे समाज के ये बने, समाज सेवी बने। समाज को जरूर आप अपने इसमें रखिए सामने कि हम एक उसकी इकाई है, इसको आगे बढ़ाना हमारा फर्ज। जी धन्यवाद सर। बिल्कुल धन्यवाद सर। और लास्ट में सर हम यही जानना चाहेंगे सर कि आपने जीवन में सब कुछ
ईश्वर की कृपा से पाया, दुख सुख जीवन में देखा, और अभी आप आगे भी एक लंबे समय तक स्वस्थ रहिए, हम लोगों सभी का मार्गदर्शन करिए। और एक चीज जानना चाहेंगे सर, आगे की फ्यूचर प्लानिंग भी कुछ है कि हमें इस तरीके से समाज को आगे बढ़ाना है या ये कार्य करना है, कुछ टास्क बनाए हैं, या आप अच्छा ऑलरेडी कुछ भी करेंगे तो अच्छा ही कार्य हो जाता है, जितने अच्छे कार्य हमसे हो जाए ऐसा सोच के चले हैं, या कुछ टारगेट भी सेट किए हैं कि आने वाले समय में हम ये कार्यों का निष्पादन करना चाहते हैं? मैं तो हमेशा कहा कि ये समाज हमको बहुत सपोर्ट किया। अभी एक रिसेंट बात चल रही है, समाज के लोगों ने एक भार दे दिया कि यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, उस पर वर्क कर रहे हैं अमरपुर में। उस टीम की, अच्छा आप हिस्सा हैं? हमरा लगे छन कि लखीसराय में जिला अधिकारी के ऑफिस में हमरा सब मिल लिया, हम भी कोई कार्य से करिए, अपने भी मिल लखीसराय। हाँ, तो उस कार्यों में लगे हुए अब उस कार्य में लगे हुए हैं। जैसा उसमें हमारे विमल बाबू हैं हुसैना के, जो प्राचार्य वगैरह रह चुके थे रामदेव सिंह कॉलेज में, तो उन्होंने हमें अध्यक्ष बना दिया। हम पटना थे, तो फिलहाल अभी उस पर फोकस्ड हैं कि डिग्री कॉलेज अपने क्षेत्र में होना चाहिए, निश्चित तौर पर। तो उसके लिए विमल बाबू ही बताए कि उसमें करीब 3 लाख रुपए की खर्च आएगा। तो हम बोले कि ठीक है। तो मेरे कुछ जो इंजीनियर बंधु हैं, जिसमें एक भूपेश बाबू हेमजापुर, वो अपने जब अनएम्प्लॉयड थे, यंग थे, जिस समय हम जॉब में थे और वो अनएम्प्लॉयड थे, यंग थे, तो वो अक्सर इंजीनियर्स की मीटिंग किया करते थे, अपने इलाके के इंजीनियर्स की। तो एक दिन उनसे भेंट हुई, हम बोले उनको, तो उन्होंने हमें करीब 28-30 इंजीनियर का नाम और फोन नंबर दिया। अच्छा, जिसमें से हम बहुत लोगों को, करीब लगता है 15-20 आदमी को संपर्क किए। उसमें से लगता है कि करीब 10 से 12 आदमी हमारे इसमें सपोर्ट में ग्लैडली, ये उसमें हम कहे थे कि भाई मेरे ऊपर ये बोझ आ गया है, हमको अध्यक्ष बना दिया, अब ये 3 लाख रुपया हमें जमा। फिलहाल डिग्री कॉलेज अपने क्षेत्र में स्थापित हो, इस पर आप तन मन धन से लगे हुए हैं। और आगे भी समाज हित में कोई ऐसी कार्य आता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जाएगी तो सहजता पूर्वक आप उसे स्वीकार करेंगे? वो पता नहीं लगता है लोगों को, आपसे उम्मीदें हैं सर? ये उम्मीद है, बिल्कुल है सर। आप अपने आप को खुद नहीं पहचान रहे हैं, हम आपके एक फैन होने के नाते और बाहर के लोगों से बातचीत करने के बाद आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े स्तंभ हैं सर, बहुत लोगों के लिए आइडियल हैं, और आपसे रास्ता पाकर के बहुत लोग अपने मंजिल को पाया है और आगे भी पाना चाहता है। आपके दिशा निर्देशन का सर हमेशा सख्त जरूरत है, हम सभी लोगों को, आपके परिवार को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, राज्य स्तर का भी मैं आपसे ये चीजें बताता हूं सर। एक चीज जानना चाहेंगे सर और, कि ऐसा कोई चीज जो पूरे इस जीवन काल में आपको एक टसक रहा हो या खटक रहा हो, अरे यार ऐसे कर लेते भाई तो ये अच्छा होता, ये नहीं कर पाए, कुछ ऐसा दुख कोई कार्य का सर, किसी भी पूछा है, वो जॉब के दौरान में हो कि हमारा प्रमोशन होकर के हम ऐसा बन जाते, या हमको एक ऐसा होता, मेरा बेटा आईएएस बन जाता, वहां मिस हो गई, हम पढ़ाई करके कुछ और बन जाते, कुछ ऐसे पूरे जीवन काल में कोई आपको ऐसी टनक अभी तक या संतुष्ट है? अभी तक जितना भी मेरा काम हुआ वो, उसमें हम बार बार कहेंगे कि समाज के लोगों ने, हमारे चाहने वालों ने हमको इतना सपोर्ट किया कि जीवन में कभी किसी बात की कसक नहीं। अभी कोई तत्कालिक इच्छा सर कि अभी मैं इस पड़ाव पर हूं और मैं चाहता हूं कि ये कार्य तो अपने जीवन काल में कर ही लूं। अभी जो सामने है डिग्री कॉलेज, मैं चाहता हूं कि डिग्री कॉलेज यहाँ हो जाए। इसके लिए कलेक्टर साहब से भी मिले हैं और भी प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए ईश्वर की, और उन लोग सारे अपने जो जिन लोगों से हमने सपोर्ट मांगा, उन लोगों को यही कहा कि भाई ये मेरी हार्दिक इच्छा है, और सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये हमारी भी इच्छा है आपकी इच्छा के साथ। इसीलिए वो सपोर्ट तो करीब करीब हमको लगता है 1 लाख रुपया हमारे पास, हमारे खाते में आ गए हैं। आपके मार्गदर्शन की सर लगातार जरूरत पड़ेगी समाज को, परिवार को और हम सभी को, और हम आपसे आशा रखेंगे कि आगे आने वाले समय में जब कभी भी आपसे मार्गदर्शन का कोई भी रास्ता हो और कोई युवा वर्ग आपसे
अपने जीवन के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने कार्यों के बारे में जब उलझन में रहेगा और आपसे उसका सॉल्यूशन मांगेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे सहजतापूर्वक सही रूप से मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा आशा एवं विश्वास पूरे क्षेत्रवासियों को आपसे है सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बेशकीमती समय हमारे एक रिक्वेस्ट पर दिया, और इसके लिए मैं धन्यवाद सर आपको ज्ञापन करता हूँ। इस कार्य के अलावा भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, मुझे आपसे काफी उम्मीद है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह अपने कार्यों में अपने मैं क्या कहूँ सर, आपको समुद्र मानकर अगर मैं उसका एक बूंद भी बना तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि आपके द्वारा कहे हुए ये वर्ड मेरे जीवन में काफी मायने रखते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं और समाज को आप कैसे युवा की जरूरत है और आप उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है सर कि जितने लोगों ने भी क्वेश्चंस किया, सारे सब लोगों का मैंने पढ़ा, उसका सबका एक ही एक समराइज्ड चीजें निकली है कि सब कोई सक्सेस होना चाहते हैं, सब कोई अच्छा बनना चाहते हैं, सब कोई उमेश बाबू बनना चाहते हैं। तो इसके लिए जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जैसे मैं इन चीजों को इसलिए बोल रहा हूं सर कि बेसिक चीजें इसीलिए जो कि हर जगह पर इजीली वे में अवेलेबल है। जैसे अनुशासन की बात आपने की, अनुशासित रहना अपने आप में एक कला है। आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर अनुशासित रह सकते हैं। आप अनुशासित सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, समय पर जगिए, समय पर खान पान कीजिए। एक चीज उसमें सर जानना चाह रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय व्यंजन है ये आप कितनों बार खा लीजिए, रोटी दाल चावल, दूध रोटी दाल रोटी सब कुछ खाते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना खा लिए, 6 महीना में कभी कभी मन होता है क्या अरे चेंज कर लेते हैं, कुछ तो नहीं अलग खाने का मन करता है। लेकिन इस व्यंजन को छोड़कर तनी घर से बाहर निकलिए। अभी हम हाल फिलहाल लखनऊ गए थे, कुछ मसाला वाला, कुछ ये बर्गर पिज्जा फलाना ठिकाना कुछ खा लीजिए, 2 दिन के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर व्यक्ति कहता है कि अरे अब बहुत हो गए सब, कुछ लाइट खाना हुए कि चाहिए। तो जो अपना खाना है जी उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, इतना ग्रीन वेजिटेबल वगैरह का सबका सब भरमार पड़ा हुआ है। और बीमारियों में एक चिकित्सक के नाते, चाहे डेंटल हो चाहे जनरल रूप से जो हो, लोगों के बीमार होने का, लोगों के अस्वस्थ होने का एक मुख्य कारण खान पान भी है। इसमें सर आप दिशा निर्देशित आप अपने मुखारबिंद से लोगों को कर दें कि खान पीन पर विशेष ध्यान रखना है। वो डिसाइड करता है कि आप शारीरिक एज वेल एज मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं किसी भी कार्य को इफेक्टिव वे में करने के लिए। ये तो बहुत दिनों से हमारे पूर्वजों ने यहाँ के लोगों के लिए जो खाने पीने का व्यवस्था कोरोना में कहल जाए छलन की हल्दी मिला के पानी पियो, दाल चीनी दे दो। अरे भाई रोज हमरा दाल में हल्दी पड़े छे, हमरा कौन सी कोरोना में दे के जरूरत है। वो तो हमने वही कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे खाने का व्यवस्था किया है उसमें सारे न्यूट्रिशन है और हमको कहीं बाहर से कोई न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा सारे डॉक्टरों का सलाह है। तो स्वस्थ निश्चित तौर पर रहेंगे, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग निश्चित तौर पर स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तो अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसको इफेक्टिव वे में करेंगे, और जब कार्य इफेक्टिव वे में करेंगे तो हमारा समाज बढ़ेगा, हमारा राज्य बढ़ेगा, अल्टीमेटली हमारा देश समृद्ध होगा। तो ऐसी कुछ सोच को देखते हुए हम लोग सर इस पॉडकास्ट को 3 बेसिक चीज पर लेकर के रन करने का सोच रहा हूं। एजुकेशन से रिलेटेड बातें होगी, स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें होगी, और देश हित समाज हित से रिलेटेड बातें होगी। इस 3 चीजों को फोकस करके आगे आने वाले समय में भी बहुत अच्छी इन चीजों को बढ़ाएंगे। सर आपके साथ बहुत ही आनंद आया, मैं इन चीजों को एंजॉय किया हूं। फिर से सहृदय धन्यवाद। और एक बार आपके मुखारबिंद से सिर्फ लास्ट में दर्शकों को समराइज्ड वे में बोल दें कि विद्यार्थी जीवन से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के स्टूडेंट लाइफ से, वो सारी कॉलेज वगैरह लाइफ से लेकर के जॉब लाइफ से लेकर के, और एक व्यवहारिक जीवन में सकुशलता कैसे अपने जीवन में लाएं, ये एक लास्ट मैसेज देते हुए सभी लोगों को सर आप बता दें। तो आपके मुखारबिंद से मैं इसमें बहुत अच्छा रहेगा। संस्कृत का एक श्लोक है कि प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यंति जंतवः, कि बढ़िया मीठी बात बोलने से सभी जीव जंतु खुश होते हैं। तस्मै तदैव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। इसलिए बोलने में किस बात की कंजूसी हो, माना हमारा सारे हमारे युवाओं से, हमारे चाहने वालों से, आपके चाहने वालों से, सारे लोगों को ये संदेश है कि प्रिय वाक्य बोले
और बोलने में कोई दरिद्री की बात नहीं है। काय की दरिद्री जी। क्या बात है, बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करता हूँ और ये पॉडकास्ट को मैं बहुत इंजॉय किया हूँ। फिर से सहृदय धन्यवाद और चरण स्पर्श। धन्यवाद सर। जरूरत है।